यही है कि देश के जब चुनाव होते हैं तो 62% जनता, 62% जनता वोट नरेंद्र मोदी जी या भाजपा को नहीं, बाकी के विपक्षी पार्टियों, विपक्षी दलों को, विपक्षी नेताओं को नहीं। भाजपा को 2019 के इलेक्शन में 23 करोड़ वोट आया था, 38% वोट आया था, बाकी 62% वोट थी कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता। ये जो है केवल और केवल भाजपा। असली बाइकॉट गैंग तो यही है। 1942 में क्विट इंडिया इन्होंने बाइकॉट करा, अंग्रेजों के साथ रहे। इनके जो सावरकर जी हैं, जिनको जो मीडिया है ना, नेशनल मीडिया, टेलीविजन मीडिया, इन्हें आदत पड़ चुकी है कि विपक्ष से ही सवाल पूछने गया था, उनकी सीट खाली देखी गई। पर क्या उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी आँख में कुछ दिक्कत थी, इस तरीके का उन्होंने बहाना दिया। पर जो AICC दफ्तर में वहाँ पर वो दिखाई नज़र आते हैं। तो क्या वो बच रहे थे इस मोदी जी के भाषण से? तो हम सीधा रुख करेंगे निखिल जैन के, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं और सीधा अपने फैक्ट्स पर बात करते हैं। तो उनसे जुड़ेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत निखिल जैन आपका फिर से हमारे चैनल में। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोल रहे थे, कल तो पहले आप एक चीज़ देखिए, कल भाइयों बहनों से कल परिवारजन हो गए, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि 2024 में मैं फिर से तिरंगा लहराने वाला हूँ। तो क्या ये अहंकार है या फिर कॉन्फिडेंस है? देखिए रितेशना जी, देश की जो मीडिया है ना, नेशनल मीडिया, टेलीविजन मीडिया, इन्हें आदत पड़ चुकी है कि विपक्ष से ही सवाल पूछने हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछने हैं। कल 15 अगस्त थी, देश का आज़ादी दिवस था। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, नेहरू जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, सरदार पटेल जी ने, महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अभियान चलाए, उनसे लड़े, सत्याग्रह करा, जेल गए और उसके बाद इस देश को आज़ादी मिली है। ये लोग तो भूल जाते हैं, क्योंकि RSS के लोग तो, हिंदू महासभा के लोग तो कभी आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे। इन्होंने तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को भी बाइकॉट कर दिया था। आज इन्हें बड़ी दिक्कत होने लगी है बाइकॉट गैंग से। असली बाइकॉट गैंग तो यही है। 1942 में क्विट इंडिया इन्होंने बाइकॉट करा, अंग्रेजों के साथ रहे। इनके जो सावरकर जी हैं, जिनको ये सारे पूछते हैं, उनके मंदिर बनाना चाहते हैं, उन्होंने तो अपने आप को खुद ही कह दिया था क्वीन किंग के लिए कि मैं आई एम योर मोस्ट हम्बल सर्वेंट। तो बात ऐसी है कि आज़ादी का जो पर्व था, 75 साल, माफ़ कीजिएगा 76 साल आज़ादी को हो गए हैं देश की, उस पर मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आज़ादी की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, या भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी आके भाजपा की और अपनी राजनीति की बात करेंगे। देखिए, मैं राजनीति से बहुत थोड़े ही समय से जुड़ा हूं, तो मुझे आज भी ये आशंका है कि शायद ये प्रधानमंत्री जब आएँ तो कभी प्रधानमंत्री की तरह बात कर लें। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन्हें ये बात भली भांति मालूम, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता। ये जो है केवल और केवल भाजपा के नेता की तरह ही बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी आते हैं, 90 मिनट का, 1.5 घंटे का भाषण देते हैं आज़ादी दिवस पे, जो शायद सबसे लंबा भाषण होगा किसी प्रधानमंत्री का, नहीं भी है तो सबसे लंबे वालों में से तो होगा। उस भाषण में देश की आज़ादी पे बात करने की जगह, देश की बात करने की जगह, देश के जो बाकी प्रधानमंत्री और सरकारें रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के खुद के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके बारे में बात करने की जगह प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? 2014 के बाद फिला हो गया, फला हो गया। अरे भैया, 2014 में आज़ादी मिली थी या 1947 में मिली थी? आप बात करिए 1947 से लेकर 2023 तक देश किस प्रकार से आगे बढ़ा, देश की बेटियां कैसे बढ़ी, देश के बच्चे कैसे बढ़े, देश का कैसे उद्धार हुआ। लेकिन इन्हें वो बात नहीं करनी। इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी यही करा था। हमारी बात उसी सिलसिले में पिछली दफा हुई थी, तब भी यही था कि कोई शर्म नहीं कि भैया प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आए तो बोले कि हमारी सरकार देश के लिए काम कर रही है, हमें सरकार में रहने दीजिए। ये बात नहीं करी। तब भी आके कांग्रेस ने ये, नेहरू गांधी ने ये, राहुल गांधी ने ये, कब हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की तरह बात करना बोले? निखिल, मणिपुर पे बात करिए, उन्होंने 1 घंटे 54 सेकंड बात करी है। 2 घंटे 20 मिनट के नो कॉन्फिडेंस मोशन में 4 मिनट मणिपुर पे बोले हैं। और इतनी शर्म नहीं थी कि उस 4 मिनट में देश के बहनों से, देश की बेटियों से, मणिपुर की बहनों बेटियों से माफी मांग सके कि किस प्रकार से उनकी बीरेन सिंह सरकार भाजपा की मणिपुर में और उनकी खुद की केंद्रीय सरकार जांच चल रही है, कह रहे हैं जांच चल रही है, उसके लिए वो इतनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं हो सकती इस देश के प्रधानमंत्री की, इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक नेता की, कि देश की जनता से माफी मांगे। अगर हमारी बहनों को निर्वस्त्र करके परेड कराया जा रहा है, उनका सामूहिक बलात्कार हो रहा है, लोगों के गांव जलाए जा रहे हैं, चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, तो क्या इतना उनका नैतिक बल नहीं है कि आके बोल सके कि हाँ ये गलत हुआ, मेरी गलती है, मैं माफी मांगूंगा? उन्होंने माफी नहीं मांगी, गलत हुआ है, गलत हुआ तो किसने करा? गलत हुआ तो किसने करा? किसकी विफलता थी? इस पे बात नहीं करी। खैर, मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन और मणिपुर पे आज नहीं बात करना चाहता। मैं आज करने लगते हैं, आपका विपक्ष वॉकआउट कर देता है पहले ही।
क्या वो बात कर रहे थे मणिपुर पे? क्यों नहीं बात कर रहे थे? 1 घंटा 40 मिनट के भाषण पे मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोला गया। जब विपक्ष ने वॉकआउट करा उसके बाद 4 मिनट इनका मुंह खुला है। बोला तो है ना, बोला तो है। क्या इससे बोला पहले है? वॉकआउट क्यों किया? वॉकआउट इसलिए करा क्योंकि देश के जो चुने हुए सांसद हैं, विपक्ष के सांसद, मैं भाजपा के और भाजपा के नेताओं को याद दिला दूं कि बोलते रहते हैं कि हमें जनता ने चुन के भेजा है, हमें जनता ने चुन के भेजा है। भैया जो लोकसभा में 250 सांसद बैठे हैं ना विपक्ष के, उन्हें भी जनता ने ही चुन के भेजा है। इन्हें यह भी याद दिला दूं, बोलते हैं कि देश के 140 करोड़ देशवासियों ने हमें जिताया। भाजपा को 2019 के इलेक्शन में 23 करोड़ वोट आया था, 38% वोट आया था, बाकी 62% वोट ये आप कैसे आपके पास आंकड़े हैं क्या? आपके पास आंकड़े हैं? ये तो इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग पास में ही है वो पब्लिश करती है। ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं निखिल। ईवीएम पे विपक्ष के कुछ नेता सवाल उठाते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि जो ईवीएम की धांधलेबाजी चलती है इस देश में, वो कोई बड़े स्तर पे नहीं चलती। कुछ सीटों में, कुछ सेक्टर्स में चलती होगी, लेकिन बड़े स्तर पे नहीं चलती। ईवीएम से गलतियां जरूर होती हैं, ईवीएम में, हर सिस्टम में होती हैं, लेकिन बात यह कि देश के जब चुनाव होते हैं तो 62% जनता, 62% जनता वोट नरेंद्र मोदी जी या भाजपा को नहीं, बाकी के विपक्षी पार्टियों, विपक्षी दलों को, विपक्षी नेताओं को देती है। और अगर वो विपक्षी नेता इस चीज से थक चुके थे कि ये प्रधानमंत्री मणिपुर पे बात नहीं करेगा, तो वो उठ के चले गए। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करी, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं उनकी नाराजगी जाहिर करी। और आप देखिए राजनीतिक कैरेक्टर क्या है हमारे प्रधानमंत्री का। जी जी। क्या इन्होंने 3 बातें करी आजादी दिवस पे? महंगाई की बात करी है? महंगाई की कोई बात नहीं करी। बात करिए निखिल। महंगाई 3 चलिए अगर बात करी भी है, 90 महंगाई पे काम कर रहे हैं हम लगातार। काम तो वो हर चीज पे कर रहे हैं, इतना बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं ना। स्मृति ईरानी जी जब सिलेंडर 400 रुपए का हो जाता था लेके बैठ जाती थी जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान पे। आज कहाँ है वो जब 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया? प्याज 100 रुपए किलो का हुआ था तो इन्होंने आतंक मचा दिया था देश में। कोई भी पार्टी आएगी महंगाई बढ़ेगी, कोई भी पार्टी आएगी महंगाई। क्या इतनी बढ़ेगी? 300 रुपए का टमाटर होगा, 400 रुपए का अदरक होगा, 1200 रुपए का आपका गैस का सिलेंडर होगा। क्या आपकी गाड़ियां देखिए, मानसून का हाल किसी भी देखिए ना किस तरीके से। आप दिल्ली में बाढ़ आ गई इस बार। दिल्ली में बाढ़ आ गई, लेकिन टमाटर का दर तो उससे पहले से बढ़े हुए थे। दिल्ली में बाढ़ कब आई? जुलाई के एंड में आई, अगस्त में आई। टमाटर के दाम कब से बढ़े हुए हैं? जुलाई की शुरुआत से बढ़े हुए हैं। दाम तो इस सरकार में बढ़े ही जा रहे हैं, चाहे अकाल पड़े, चाहे बाढ़ पड़े, चाहे अच्छा मौसम रहे, दाम बढ़े ही जा रहे हैं। क्योंकि दाम ये समझ नहीं पा रहे, रोक नहीं पा रहे। प्रमुखता से आजादी दिवस पे प्रधानमंत्री जी ने 3 चीजें उठाई। कहा कि करप्शन बहुत हो गया है, कहा कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है वो ईवल है इस देश के लिए, और ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद करनी होगी। मैं एक एक पे आता हूं। करप्शन की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की देश के लिए बहुत बड़ा ईवल है, मेरा पूरा समर्थन है। लेकिन जब इन्हीं के नेता देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री रहे थे भाजपा के महाराष्ट्र से, वो अजीत पवार जी के लिए कहते थे वो जाएंगे जेल में चक्की पीसेंग, और अजीत पवार जी को इन्होंने देश का सबसे भ्रष्ट नेता बता दिया था। आज उसी अजीत पवार को अपनी ही सरकार में उसी देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री बना के बैठे हैं, तो कहां गई करप्शन? दूसरी ये बात करते हैं डायनेस्टी की। डायनेस्टी क्या होती है? मेरा बेटा, मैं अगर नेता तो मेरा बेटा नेता, उसका बेटा नेता। राहुल गांधी पे आरोप लगा देते हैं डायनेस्टी। अरे भैया, उस बंदे ने 4 लोकसभा के इलेक्शन जीत के आया है। नेहरू जी ने लिख के नहीं दे दिया था अमेठी से, रायबरेली से और वायनाड से ये जीतेगा। अपने बल पे 2004, 2009, 2014, 2019 4 इलेक्शन जीते। और देखिए उस आदमी की पॉपुलैरिटी इस देश में कि जब वो उत्तर प्रदेश में अमेठी में लड़ता है तब जीतता है, जब वो केरला में वायनाड से लड़ता है तब जीतता है, अपने बल से जीत के आता है। लेकिन यहीं पर भाजपा के नेताओं की मैं बात करूं, पीयूष गोयल जी कौन से सदन में बैठते हैं? संसद के राज्यसभा में, क्योंकि जीत नहीं सकते लोकसभा। कौन थे पीयूष गोयल जी के पिताजी? बहुत बड़े नेता थे भाजपा के। अनुराग सिंह ठाकुर जी जो यहीं पर बोलते थे गोली मारो सालों को, वो कौन है आज की डेट में? केंद्रीय मंत्री हैं, और जब ये भाषण दिया था तब भी केंद्रीय मंत्री थे। उनके पिताजी कौन थे? हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। जयशा जी हैं हमारे, ना उन्हें क्रिकेट खेलना आता है, ना वो IAS है, ना वो MBA है, लेकिन BCCI जैसी पावरफुल बॉडी के सचिव बने बैठे हैं, सारी शक्ति लेके बैठे हैं। कौन है जयशा जी? केवल ये है कि उनके पिताजी अमित शाह जी देश के गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं। तो ये डायनेस्टी हटाओ ना। क्लीनिंग स्टार्ट्स विद योर हाउस, चैरिटी स्टार्ट्स विद योर हाउस। तो पहले अपने हाउस क्लीन करो, पहले अपना बीजेपी का माहौल क्लीन करो। तीसरी बात ये करते हैं तुष्टीकरण की। क्या है तुष्टीकरण? तुष्टीकरण एक चीज है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डॉग विस्लिंग। डॉग विस्लिंग वो होती है जब अगर मैं कोई अभद्र बात करना चाहूं और मैं सीधे तौर पे नहीं बोल सकता क्योंकि वो कानूनन अपराध बन जाएगा, तो इधर उधर से कुछ बोल दो
कि ये मत बोलो कि मुसलमानों से खतरा है, ये बोल दो टोपी वालों से खतरा है। फिर आ जाएंगे भाजपा के नेता, अरे टोपी तो हिंदू भी पहनते हैं। पर बात यह है, देश की जनता ये सच जानती है कि जब ये टोपी वाले बोलते हैं, दाढ़ी वाले बोलते हैं, अब्बा जान वाले बोलते हैं, तो इनका मतलब मुसलमानों से ही है। अब भाजपा की इतनी बुराई कर, एक बारी बात सुनिए मेरी, जब तुष्टीकरण की ये बात करते हैं तो ये तुष्टीकरण से क्या कहना चाह रहे हैं? ये देश के 80% हिंदुओं को ये बताना चाह रहे हैं कि जो 14% यहाँ का मुसलमान है, उसके लिए कांग्रेस ने ज्यादा, हिंदुओं से ज्यादा करा, तुष्टीकरण करी, अपीजमेंट करी, जबकि ये सच नहीं है। कांग्रेस की सरकारों ने जितना हिंदुओं के लिए करा उतना ही मुसलमानों के लिए करा। और इतनी भी मैं आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के बावजूद कांग्रेस की विफलता बताता हूं। आज की तारीख में जो देश का आम मुसलमान है, वो सोशल पैरामीटर्स पे और इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे, सामाजिक और आर्थिक पैरामीटर्स पे स्तर पर आम हिंदू से पीछे है। उसके बहुत कारण है, ये नहीं है कि खाली कांग्रेस की विफलता है। लेकिन अगर इतनी ही तुष्टीकरण थी तो वो आगे क्यों नहीं है? हमारी 543 की संसद में कितने मुस्लिम सांसद हैं? हमारे भारतीय सरकार के जो सचिव होते हैं उसमें कितने मुसलमान हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं 34, उसमें कितने मुसलमान हैं? सच्चाई इस देश की यह है कि इस देश का मुस्लिम तबका उस स्तर पे, उस गति से नहीं बढ़ पाया है जिस गति से हिंदू तबका बढ़ा है। और शायद इसीलिए मनमोहन सिंह जी कहते थे कि पहला अधिकार इनका है। इनका नहीं, मुसलमानों का पहला अधिकार नहीं है। पहला अधिकार पिछड़ों का और वंचितों का है, जिन्हें समाज ने रोका, समाज ने दरकिनार करा। यही मोदी जी जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अहमदाबाद में इन्होंने क्या करा, जो आज ये मणिपुर में कर रहे हैं कि राज्य के अंदर ही बॉर्डर बना दिए और संसद में उसे छाती ठोक ठोक के बताते हैं, वही इन्होंने अहमदाबाद में करा। अमित शाह जी खुद लोगों से क्या बात करते हैं, अरे तुम्हारा घर तो बॉर्डर के पार है तो दंगों में बच जाएगा। वो बॉर्डर क्या है कि एक सड़क है, सड़क के इस किनारे अहमदाबाद है जहां हिंदू रहते हैं, और इसी दूसरे किनारे भी अहमदाबाद ही है जहां मुसलमान रहते हैं। ये उसे बॉर्डर बोलते हैं, ये मुसलमानों को पीछे रोकते हैं। और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को हिंदुओं के साथ चलाना चाहती है, ना पीछे ना आगे। और ऐसी राजनीति जो कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष राजनीति कर रही है, धर्म संभाव राजनीति कर रही है कि सारे धर्मों का भला हो, सबका साथ, सबका विकास,